स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइटोप्लाज्मा। इसमें हम लोग देखेंगे फाइटोप्लाज्मा क्या है, फाइटोप्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी बीमारी फैलाई जाती है और इनके द्वारा फैलाई गई बीमारियों के सिम्पटम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं, तथा यह एक बीमारी वाले पौधे से हेल्दी पौधे पर कैसे चले जाते हैं, यानी कि इनका ट्रांसमिशन एक पौधे से दूसरे पौधे पर कैसे होता है। बाकी इसके पहले वाला लेक्चर यानी कि माइकोप्लाज्मा आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर माइकोप्लाज्मा अच्छे से जानते रहेंगे तो फाइटोप्लाज्मा अपने आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइटोप्लाज्मा है क्या चीज। तो दोस्तों जिस तरह से माइकोप्लाज्मा एक तरह का पैथोजन है, बीमारी फैलाता है, उसी तरह से फाइटोप्लाज्मा भी एक प्रकार का पैथोजन है और यह बीमारी फैलाता है। माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में काफी समानता होती है फिजिकली, यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी दोनों में समानता होती है। अंतर यह होता है कि जो माइकोप्लाज्मा है वह पौधों, जंतुओं तथा मानव तीनों में बीमारी फैलाता है, बाकी जो फाइटोप्लाज्मा है यह खासकर पौधों में ही बीमारी फैलाता है। बाकी बहुत सारी दोनों में समानताएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक लाइन हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन फाइटोप्लाज्मा पूछता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे फाइटोप्लाज्मा और इसमें लिखेंगे फाइटोप्लाज्मा कॉल्ड माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी फाइटोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा की ही तरह से ऑर्गेनिज्म है और इसको शॉर्ट में आप MLO भी कह सकते हैं, MLO यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और माइकोप्लाज्मा को आप क्या कहते थे, PPLO। माइकोप्लाज्मा को आप PPLO कहते थे और फाइटोप्लाज्मा को आप क्या कहेंगे, MLO यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब यह है कि फाइटोप्लाज्मा भी माइकोप्लाज्मा की ही तरह से एक ऑर्गेनिज्म है, एक पैथोजन है। इट काजेज डिजीज ओनली इन प्लांट, यानी कि जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं यह खासकर पौधों में ही बीमारी फैलाते हैं, यानी कि केवल पौधों में ही बीमारी फैलाते हैं। आगे आप लिख देंगे फाइटोप्लाज्मा आर स्पेशल बैक्टीरिया दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट टिश्यू, यानी कि जो फाइटोप्लाज्मा है वह विशेष प्रकार की एक बैक्टीरिया ही है, मतलब माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया ही है। तो माइकोप्लाज्मा तो बीमारी पौधों, जंतुओं और मानवों में भी फैलाते थे, लेकिन फाइटोप्लाज्मा केवल पौधों में ही बीमारी फैलाएंगे। दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट टिश्यू, यानी कि यह ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट टिश्यू पर, यानी कि पौधे के ऊतक पर यह ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पैरासाइट जो केवल पैरासाइट की ही तरह से जी सकते हैं, यानी कि किसी प्राणी के ऊपर रह करके, किसी जीवित प्राणी के ऊपर रह करके ही ये जीवित रह सकते हैं, उनके ऊपर बीमारी फैलाकर ही जीवित रह सकते हैं। अगर ऐसा हो कि वह प्राणी न मिले, यानी कि कोई जीवित होस्ट न मिले, तो इनकी डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यह जीवित प्राणियों के ऊपर भी रहें, और अगर कोई जीवित प्राणी नहीं मिला तो किसी दूसरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बना लें, ऐसा नहीं हो सकता है। यह ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यह किसी होस्ट के ऊपर रह करके ही जीवित रह सकते हैं। अगर इन्हें वह होस्ट ना मिले तो इनकी डेथ हो जाएगी, तो इसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव क्या होते हैं कि जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट अगर कहा जाए तो वह पैरासाइट भी रह सकते हैं और सेप्रोफाइट भी रह सकते हैं, तो दोनों तरह से वह जी सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट केवल होस्ट के ऊपर ही रह सकते हैं। अगर होस्ट न मिले तो इनकी डेथ हो जाती है। तो यह लाइन आप समझ गए। डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1969 अल्ट्रा थिन सेक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि इसकी खोज 1969 में अल्ट्रा थिन सेक्शन यानी कि पतले सेक्शन के अंदर हुई थी, और किसमें, प्लांट फ्लोएम टिश्यू, यानी जो पौधे के फ्लोएम होते हैं उस टिश्यू के अंदर इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोज किसने किया था, तो डुई एट आल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। आगे है फिजिकली रिजेम्बल विथ माइकोप्लाज्मा, यानी जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं यह फिजिकली यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से माइकोप्लाज्मा से काफी समानता रखते हैं। फाइटोप्लाज्मा कैन नॉट कल्चर इन विट्रो सेल फ्री मीडिया, यानी कि जिस तरह से माइकोप्लाज्मा को सेल फ्री मीडिया में भी कल्चर किया जा सकता था, उस तरह से फाइटोप्लाज्मा को कल्चर नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे
माइकोप्लाज्मा को किसी टिश्यू के अंदर कल्चर किया जा सकता था या फिर फ्री सेल मीडिया के अंदर भी कल्चर किया जा सकता था, यानी कि चिकन टिश्यू के अंदर भी कल्चर कराया जा सकता था। इसके अलावा नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर या नॉन लिविंग मीडिया के अंदर भी कल्चर कराया जा सकता था, जैसे कि अगार अगार, और लिविंग मीडिया के अंदर भी कल्चर कराया जा सकता था जैसे चिकन टिश्यू। तो यह बात किसकी थी? माइकोप्लाज्मा की थी। लेकिन फाइटोप्लाज्मा को सिर्फ टिश्यू के अंदर ही कल्चर कराया जा सकता है, यानी कि इसे सेल फ्री मीडिया के अंदर यानी कि नॉन लिविंग मीडिया के अंदर इसे कल्चर नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से पैरासाइट होते हैं। तो आप बात को समझ गए होंगे। इट आल्सो लेक सेल वॉल, यानी कि इनके पास भी सेल वॉल नहीं होती है। जैसे इसके पहले वाले पैथोजन को आपने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, उसमें आपने देखा था कि केवल 3 लेयर की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती थी। 3 लेयर की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी, उसमें सेल वॉल नहीं होती थी। अगर बाहर एक और परत होती थी, इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती थी माइकोप्लाज्मा में। बिल्कुल उसी तरह से फाइटोप्लाज्मा के अंदर भी सेल वॉल नहीं रहेगी, जबकि अन्य प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा दोनों के पास सेल वॉल नहीं रहेगी। साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय ट्रिपल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो साइटोप्लाज्म है अंदर ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। यह 3 लेयर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, बंधा होता है, घिरा होता है। ऐसा फाइटोप्लाज्मा के अंदर भी है और इसके पहले माइकोप्लाज्मा में भी ऐसा ही था। लाइक अदर प्रोकैरियोट्स, यानी अन्य प्रोकैरियोट्स की तरह से डीएनए फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी इसका भी डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होता है। जैसे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और इसी के अंदर इस तरह से डीएनए क्या रहेगा? फ्री रहेगा। जिस तरह से अन्य प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर डीएनए फ्री होता है, उसी तरह से इनके अंदर भी डीएनए फ्री रहेगा। आगे है फाइटोप्लाज्मा सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, यानी जो फाइटोप्लाज्मा है यह टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव होता है और पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब समझिए, ये जो टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन है ये दोनों एंटीबायोटिक्स है, यानी कि दोनों दवा है जिससे बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। तो इसमें होता क्या है कि जो टेट्रासाइक्लिन है इससे फाइटोप्लाज्मा को मारा जा सकता है, क्योंकि इसके प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर फाइटोप्लाज्मा के ऊपर टेट्रासाइक्लिन गिरा दिया जाए तो ये मर जाएंगे, लेकिन पेनिसिलिन गिराया जाए तो इनके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेनिसिलिन होता है यह किस प्रकार से बैक्टीरिया को मारता है कि जैसे देखिए बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। तो ये पेनिसिलिन क्या करता है? इसकी सेल वॉल को ही क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। सेल वॉल को ही डैमेज कर देता है, और जब सेल वॉल डैमेज हो जाएगी तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि फाइटोप्लाज्मा के बाहर तो सेल वॉल है ही नहीं, तो जब सेल वॉल ही नहीं है तो ये पेनिसिलिन किसको डैमेज करेंगे? तो पूरी तरह से यह पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है, यानी कि पेनिसिलिन इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, पेनिसिलिन से इसे नहीं मारा जा सकता है, और टेट्रासाइक्लिन से इसे मारा जा सकता है। तो ये बात आप समझ गए हैं। आगे है डिजीज काज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। अब फाइटोप्लाज्मा के द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ बीमारियां हैं, उनके बारे में आप समझेंगे। तो देखिए फाइटोप्लाज्मा काजेड डिजीज ओनली इन प्लांट, यानी जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं वह केवल पौधों पर ही बीमारी फैलाते हैं, जंतुओं पर यह बीमारी नहीं फैलाते हैं। तो मेन सिम्पटम ऑफ फाइटोप्लाज्मा, यानी फाइटोप्लाज्मा के मेन सिम्पटम क्या है इन्फेक्शन के बाद? तो फिल्लोडी इसका मेन सिम्पटम है। इसमें क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द प्लेस ऑफ फ्लावर, यानी जहां पर फ्लावर आना चाहिए वहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है और पौधे में फ्लावर लगते ही नहीं है। जब फ्लावर नहीं लगेंगे तो फ्रूट भी नहीं लगेंगे। तो यह भी एक प्रकार की बीमारी है जिसको क्या कहते हैं? फिल्लोडी। किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा यह बीमारी फैलाई जाती है। और दूसरा क्या है? एंड येलोविंग, यानी कि पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। और क्यों होती हैं? तो ड्यू टू
इनहिबिशन ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड, जब फोटोसिस्टम सेकेंड का इनहिबिशन हो जाता है तब जो है येलोविंग होती है। अब फोटोसिस्टम सेकेंड क्या है, तो फोटोसिंथेसिस अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह का सिस्टम होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। तो फोटोसिस्टम सेकेंड का अगर इनहिबिशन हो जाता है तो पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, येलोविंग बोलते हैं। अब फोटोसिस्टम सेकेंड कैसे इनहिबिशन होगा, यानी कैसे यह रुकेगा, तो फाइटोप्लाज्मा के इन्फेक्शन से इसका इनहिबिशन हो जाता है, यानी फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। और फिर अगला क्या है, फाइटोप्लाज्मा काजेड डिजीज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं यह बीमारी खासकर उस एरिया में फैलाते हैं जहां पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में यह बीमारी फैलाते हैं। अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया क्या है, तो ट्रॉपिकल का मतलब गर्म प्रदेश या गर्म क्षेत्र जहां की जलवायु गर्म हो, और सब ट्रॉपिकल का मतलब कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, यानी कि शीत उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं, तो उसे शीतोष्ण बोलते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरिया या सब ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, गर्म प्रदेश। और टेम्परेट एक शब्द और है, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन का मतलब ठंडे प्रदेश। अब टेम्परेट से आप टेम्परेचर समझ करके गर्म प्रदेश न कहिएगा, टेम्परेट का मतलब होता है ठंडे प्रदेश और ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म प्रदेश, और सब ट्रॉपिकल का मतलब गर्म से थोड़ा ठंडा। तो आप समझ गए हैं ये बीमारी कहाँ फैलाते हैं, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पाए जाने वाले पौधों में यह बीमारी फैलाते हैं। आगे है, इट रिक्वायर वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज लाइक लीफ हॉपर, यानी कि यह बीमारी को ट्रांसमिशन करने के लिए, बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाने के लिए वेक्टर रिक्वायर करते हैं, यानी कि इनको वेक्टर चाहिए, वाहक चाहिए। जैसे लीफ हॉपर, लीफ हॉपर एक वेक्टर है, एक वाहक है, जो एक इन्फेक्टेड प्लांट से बीमारी को हेल्दी प्लांट पर ले जाकर के छोड़ देता है। लीफ हॉपर ग्रास हॉपर की तरह से ही होता है, लेकिन यह अलग होता है, यह बीमारी फैलाता है। जैसे शुगर कैन लीफ हॉपर, यानी कि गन्ने के पौधे में बीमारी फैलाने वाला एक लीफ हॉपर होता है, तो उस तरह से लीफ हॉपर होता है और यह बीमारी फैलाता है, एक पौधे से ले जाकर दूसरे पौधे पर ट्रांसमिट कर देता है। आगे आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डिजीज काज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा, यानी कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों का नाम है। तो देखिए, पहला क्या है, एस्टर येलो। एस्टर एक प्रकार का पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, जिसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं अगर फाइटोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाता है तो। आगे है पीनट विच ब्रूम। पीनट विच ब्रूम एक प्रकार की बीमारी है जो मूंगफली के पौधे में होती है। विच ब्रूम, विच का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो भूत मिलेगा, यानी कि भूत लिखेगा, और ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। कुल मिलाकर यह समझिए कि जो मूंगफली का पौधा होता है उसकी पत्तियां ऐसे ऊपर की तरह खड़ी हो जाती हैं और पतली पतली दिखने लगती हैं, यानी कि एबनॉर्मल साइज की हो जाती हैं, जिससे इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी सही से नहीं होती है और मूंगफली की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, पीनट विच ब्रूम, और किससे होती है, तो फाइटोप्लाज्मा से होती है। इसके बाद है राइस येलो ड्वार्फ। इसमें क्या होता है कि जो धान के पौधे होते हैं वो काफी छोटे छोटे हो जाते हैं और उनकी भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। और फिर इसके बाद है एक्स डिजीज। इसमें पौधों की पत्तियों पर पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, इसमें पूरी पत्तियां पीली हो जाती हैं और इसमें पीले पीले धब्बे पड़ते हैं, तो इसे एक्स डिजीज कहते हैं, और यह भी फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है। आगे है जनरल सिम्पटम, यानी कि अगर ये बीमारी फैलाते हैं तो क्या सिम्पटम आते हैं, क्या लक्षण आते हैं। तो पहला देखिए क्या है, येलोविंग और क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियां क्या हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। येलोविंग और क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल गायब हो जाएगा, जब क्लोरोफिल गायब होगा तो पत्तियां पीली हो ही जाएंगी, तो ये आप समझ गए। अगला है स्टंटेड और ड्वार्फ्ड ग्रोथ। इसमें क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे छोटे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। अगला है एबनॉर्मल फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन। अगर फाइटोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है तो पौधे का जो फ्लावर और फ्रूट है वो एबनॉर्मल कंडीशन में निकलेगा, टेढ़े मेढ़े छोटे हो जाएंगे, यानी कि सही फ्रूट और फ्लावर नहीं निकलेंगे। रिड्यूस यील्ड, मतलब कि फाइटोप्लाज्मा के इन्फेक्शन से यील्ड का भी कमी हो जाती है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वो उपज जो होती है वो घट जाती है। आगे है
प्री मेच्योर सेनेसेंस, प्री मेच्योर का मतलब मेचुरेशन से पहले ही, सेनेसेंस का मतलब झड़ जाना या गिर जाना, मतलब अगर फल लगे हैं तो पकने से पहले ही गिर जाएंगे, पत्तियां हैं पूरा मेच्योर होने से पहले ही झड़ने लगेंगी। उसी तरह से फ्लावरिंग भी है, अगर फ्लावर है तो वो भी समय से पहले ही झड़ जाएंगे, समय से पहले ही गिर जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? प्री मेच्योर सेनेसेंस। क्यों होता है? जब फाइटोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है तब होता है। आगे है विल्टेड और ड्रूपी लीव्स। विल्टेड का मतलब मुरझाई हुई पत्तियां दिखेंगी और ड्रूपी का मतलब लटकी हुई पत्तियां दिखेंगी, ऐसे लगेगा जैसे लटक रही हैं पत्तियां, बीमारी जैसी पत्तियां दिखेंगी। तो किसकी वजह से होता है? फाइटोप्लाज्मा की वजह से। आगे है एबनॉर्मल लीफ कर्लिंग और रोलिंग। पत्तियां क्या हो जाएंगी? एबनॉर्मल तरीके से हो जाएंगी, समान पत्तियां की तरह से नहीं रहेंगी, जैसे इस तरह से हैं तो ऐसे नहीं रहेंगी, एबनॉर्मल साइज की हो जाएंगी, ऐसे मुड़ी हुई इधर उधर की टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लीफ। और इसमें कर्लिंग भी हो सकता है, कर्लिंग का मतलब घुघराले तरह की हो जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, और रोलिंग का मतलब भी यही होता है, मुड़ जाना। तो कुल मिलाकर पत्तियां एबनॉर्मल साइज की हो जाती हैं। अब है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है कि बीमारी वाले पौधे से हेल्दी पौधे पर कैसे चले जाते हैं फाइटोप्लाज्मा। तो कैसे कैसे होता है ट्रांसमिशन? देखिए क्या है, लीफ हॉपर। लीफ हॉपर की वजह से ट्रांसमिशन होता है, यानी जैसे ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है, वैसे लीफ हॉपर भी इंसेक्ट हैं, और यह बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाने का काम करते हैं। और फिर है व्हाइट फ्लाइज, यानी सफेद मक्खी भी ट्रांसमिशन करती है। ग्रेफ्टिंग यानी कि कलम करते समय पौधों की कलम की जाती है, तो उसमें भी बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे पर चली जाती है। ग्राफ्टिंग कैसे होती है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम अच्छे से समझाए हुए हैं। इसके बाद फिर है सीड ट्रांसमिशन, यानी कि बीज के द्वारा भी एक पौधे से दूसरे पौधे पर बीमारियां जाती हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड पौधा था, बीमारी वाला पौधा था, और उसका सीड किसी दूसरे जगह बोया गया, तो उस सीड से निकलने वाला पौधा भी क्या होगा? बीमारी वाला होगा। तो आप देख रहे हैं कि सीड के द्वारा भी ट्रांसमिशन हो रहा है। विंड बॉर्न ट्रांसमिशन, यानी कि हवा के द्वारा ट्रांसमिशन। अगर तेज हवा चल रही है तो एक पौधे से फाइटोप्लाज्मा हवा के माध्यम से दूसरे पौधे पर जा सकते हैं, तो इसे विंड बॉर्न ट्रांसमिशन कहेंगे। वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन, जल के माध्यम से भी, सिंचाई के समय आप देखते हैं कि जल या पानी एक पौधे से लगता हुआ दूसरे पौधे पर जाता है, तीसरे पौधे के पास जाता है, तो इससे जो है फाइटोप्लाज्मा का भी ट्रांसमिशन हो सकता है। यानी फाइटोप्लाज्मा एक पौधे से पानी के माध्यम से छूट गया और दूसरे पौधे पर जाकर के लग गया। बाकी नदियों के किनारे पाए जाने वाले पौधों पर भी इस तरह का ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा फिर है सॉयल बॉर्न ट्रांसमिशन। सॉयल बॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब मिट्टी की वजह से ट्रांसमिशन। अगर एक एरिया की या एक खेत की, एक फील्ड की मिट्टी दूसरे फील्ड में जा रही है तो इससे भी ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब मिट्टी क्यों जाती है? तो मान लीजिए कल्टीवेटर मतलब या कोई हल है, उस हल से लगी हुई मिट्टी दूसरे खेत में जा सकती है। या इसके अलावा आप कोई पौधा लगाते हैं, जैसे उसका एक जगह नर्सरी लगाते हैं, एक जगह उसका नर्सरी बनाते हैं, तो उस मिट्टी से उखाड़ करके उसको दूसरे मिट्टी में लगाया जाता है दूसरे जगह, तो साथ में कुछ मिट्टी चली गई। अब यहाँ की मिट्टी अगर इन्फेक्टेड थी तो दूसरे जगह की मिट्टी भी इन्फेक्टेड होगी और उसमें उगने वाला पौधा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से मिट्टी के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद फिर है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब पौधों की देखभाल से लेकर उस पर दवा छिड़कना या फिर उसका ग्राफ्टिंग करना, अन्य बहुत सारी चीजें पौधों में की जाती है, तो उस समय भी बीमारियों का ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि फाइटोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन हो सकता है। अभी आप ग्राफ्टिंग ही देख लीजिए, तो ग्राफ्टिंग में चाकू से ग्राफ्टिंग किया जाता है। चाकू इन्फेक्टेड हो गया तो दूसरे पौधे की ग्राफ्टिंग किया गया तो वो पौधा भी इन्फेक्टेड हो गया। तो इसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी सब काम किए जाते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, और इनसे भी फाइटोप्लाज्मा का इन्फेक्शन एक पौधे से दूसरे पौधे पर हो सकता है। तो दोस्तों आप अच्छे से फाइटोप्लाज्मा समझ गए हैं, क्या होते हैं फाइटोप्लाज्मा, क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी बीमारियां फैलाते हैं और इन बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है। बाकी दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपने नोटबुक में उसी क्रम में नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।